मोरिता थेरेपी के सिद्धांत। हमारी इकिगाई हम सभी के लिए अलग है, लेकिन हमारे पास एक चीज समान है कि हम सभी अपने जीवन का अर्थ खोज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हेक्टर गार्सिया की इस बात से कौन सहमत नहीं होगा। ये समय बहुमूल्य है और हमें इन बहुमूल्य पलों को बेकार नहीं गंवाना है। आज की कड़ी में बात करते हैं मोरिता थेरेपी की। जीवन दर्शन पर आधारित इस अनोखे इलाज के तरीके ने जापान पर एक अनोखी छाप छोड़ी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी। तो जिस दशक में लोगोथेरेपी की खोज हुई थी, लगभग उसी दशक में जापान के शोमा मोरिता ने भी जीवन उद्देश्य के आधार पर एक थेरेपी को विकसित किया था, जिसका उपयोग न्यूरोसिस, ओसीडी और सर्जरी के बाद होने वाली निराशा से लड़ने के लिए किया जाता है। एक मनोचिकित्सक होने के साथ साथ मोरिता ज़ेन बुद्धिस्ट भी थे और विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म से मिले अपने ज्ञान को समाज कल्याण में लगाने की इच्छुक भी। मानसिक उपचार के ज्यादातर तरीकों में इंसान की भावनाओं पर काम किया जाता है, उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू रखने की सलाह दी जाती है, जबकि मोरिता थेरेपी में अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के साथ साथ उनका नव निर्माण करना भी सिखाया जाता है। इस थेरेपी में किसी भी लक्षण को नजरअंदाज करने की सलाह नहीं दी जाती, बल्कि इसमें हमारी इच्छाओं, आकांक्षाओं, डर, निराशा और चिंताओं जैसी सभी भावनाओं को स्वीकार करने की सलाह दी जाती है। इस थेरेपी के मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं। 1. अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। जब आपको किसी काम के बारे में सनक भरे विचार आ रहे हों तो उन्हें रोकने की या उनसे भागने की कोशिश न करें। हम कोई भावना गढ़ नहीं सकते, वो तो अपने आप निर्मित होती है। किसी मौसम की तरह उन्हें बदलते हुए देखें और पूरे मन से स्वीकार करें। 2. जो कर रहे हो वही करें। लक्षणों को नजरअंदाज किए बगैर अपना काम करते रहें। हमें बस अपना ध्यान वर्तमान में केंद्रित करना है, बाकी इलाज पद्धति अपना काम करती रहेगी। मोरिता में कभी भी वजह ढूंढने के लिए या स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं कहा जाता। 3. अपने जीवन उद्देश्य की खोज करें। हम अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सकते तो क्या हुआ, अपनी दिनचर्या पर तो जरूर काबू पा सकते हैं ना। जीवन से जुड़े कई सवालों के जवाब हमें अपने अंदर ही मिलते हैं, बस उन्हें खोजने और अपने अंदर के इकिगाई को ढूंढने की तैयारी होनी चाहिए। आइए अब इस थेरेपी के 4 पड़ावों की चर्चा करते हैं, जो करीब 15 से 21 दिन तक चलते हैं। पहले पड़ाव में मरीज को सिर्फ आराम करने के लिए एक अलग कमरे में भेज दिया जाता है, जहां बाहरी दुनिया, टीवी, किताब या दोस्तों से सभी संपर्क तोड़ दिए जाते हैं। उसे केवल सोकर अपना ज्यादा समय गुजारना होता है। ये शरीर और मन को शांत करने का प्रयोग है। दूसरे पड़ाव में शांत और कुदरती माहौल में टहलना, हल्के व्यायाम और एक डायरी में अपने मन के भावों को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। 1 हफ्ते तक एकाकी जीवन जीने के बाद लगभग सभी को ये पड़ाव बहुत पसंद आता है। तीसरा पड़ाव थोड़ा मुश्किल होता है, जिसमें पहाड़ पर चढ़ना, लकड़ी काटना और सिरेमिक के बर्तन बनाना शामिल है। इस चरण में मरीज को केवल काम संबंधी बात करने की अनुमति होती है। और चौथे पड़ाव में फिर एक बार सामाजिक और वास्तविक दुनिया से जुड़ने को कहा जाता है। इसके बाद भी मरीज थेरेपी के दौरान सीखे हुए ध्यान और कला का इस्तेमाल करता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया का एक ही मकसद होता है, दुनिया को एक नया और ऐसा विकसित इंसान देना जिसके पास उसके जीवन का प्रेरक उद्देश्य हो। और अब बात करते हैं इकिगाई की। लोगोथेरेपी और मोरिता थेरेपी दोनों ही आप अपने अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी मार्गदर्शक या आध्यात्मिक शिविर की जरूरत नहीं है। इकिगाई आपके अस्तित्व की लड़ाई है। अगर एक बार आप इसे जीत लेते हैं और अपना इकिगाई समझ लेते हैं, फिर आपको साहस के साथ इस रास्ते पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। इस रास्ते पर चलने के लिए लगने वाले मूलभूत साधनों की जानकारी पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आपने जिस कार्य का चुनाव किया है उसके प्रति आपके मन में आस्था हो, आपका आहार सही हो, आप कम मात्रा में ही सही लेकिन रोज व्यायाम करते हो, बस इतना ही जरूरी है। कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानकर उनका सामना करने के लिए अगर आप तैयार हो तो आपके लिए इस दुनिया में परिवर्तन और विकास के कई मौके आएंगे, जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएंगे। अब आप बताइए, आपको जिस काम को करने की प्रेरणा मिलती है, क्या आप खुद को उस काम में पूरी तरह से झोंकने को तैयार हैं? हम इस विषय पर बात करते रहेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहें हमारे साथ।